वेलकम अगेन टेंथीज। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ। एक ओवरऑल जो मैंने इनके बारे में जो इस पेज में ये जो फर्स्ट वाला पेज इसमें लिखा है, तो इसमें जो पढ़ा था वो यही था कि जो सुमित्रा नंदन पंत है ये एक नेचर लवर है। इनको नेचर से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो ये क्या करते हैं, हमेशा नेचर मतलब कि प्रकृति की चीज़ों को लिखते हैं। अब ये जो पोयम है जो पर्वत प्रदेश में पावस, पावस जो है इसका मतलब है वर्षा ऋतु। तो ये जो पोयम है ये इस तरह से इन्होंने इस पोयम को लिखा है कि जब अपन इस पोयम को पढ़ते हैं तो एक ऐसा एक पिक्चर बना देती है, हमारे माइंड में पिक्चर बना देती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम वहीं पर हों। और इन्होंने क्या क्या इन्हें कौन से पुरस्कार मिले और कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी उसके बारे में दिया गया है इस फर्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जब हम बात करते हैं पर्वत प्रदेश में पावस जो पार्ट है, मतलब उसका प्रवेश है, यानी कि उसके बारे में क्या बताया गया है। तो एक ओवरऑल इसके अंदर बस प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। और जो फर्स्ट चीज़ जो ध्यान में रखने के लिए वो है एक ही है जो कि है नेचर, मतलब बारिश वाली चीज़ जो बताई है, मतलब कि वर्षा ऋतु के बारे में इसमें पूरा जो वर्णन है वो वर्षा ऋतु का किया गया है। जब भी हम वर्षा ऋतु के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि बादल छाते हैं, बिजली कड़कती है, हर जगह पानी पानी हो जाता है, सैलाब हो जाता है, तालाब बन जाते हैं, अंधेरा छा जाता है और हर थोड़ी देर में रुकती है बारिश, फिर वापस आती है। तो यही पूरा इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने अपनी पोएम के अंदर दे रखा है। अब इसकी पोएम की स्टार्टिंग करते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फार। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ये फर्स्ट वन हो गया। इसके अंदर जो टफ वर्ड या फिर पहले इसके अंदर जो मीनिंग्स दे रखे हैं वो चेक करते। तो मीनिंग्स दे रखे पावस वर्षा ऋतु, प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप, मेखलाकार करधनी के आकार के पहाड़ की ढाल, इसको कमरबंद की तरह बताया गया है कई सारी बुक्स के अंदर मैंने देखा है। सहस्त्र हजार, दृग सुमन यानी पुष्प रूपी आँखें, अवलोक देखना, महाकार अपना विशाल आकार, अपना जो लार्ज साइज है, किसका पहाड़ का लार्ज साइज है वो। दर्पण यानी आईना, ठीक है। और अगर इसके अंदर कुछ दिखाई दे रहा नीचे महाकार, ओके। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 के पाठ पर्वत प्रदेश में पावस से ली गई हैं, जिसके कवि या फिर जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। संदर्भ इसके अंदर ओवरऑल क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पर्वत के हाव भाव को वर्णित किया है। पर्वत के हाव भाव को, जो पहाड़ है, ये जो पूरी जितनी भी ये जो लाइन्स है इनके अंदर बस पहाड़ के ऊपर बेस्ड चीज़ें बताई गई है। इसके लिए फर्स्ट वाले में हमने बोल दिया कि पहाड़ के ऊपर बेस्ड चीज़ हमको बताई गई, इसके लिए पहाड़ के हाव भाव को दर्शाया गया है। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कवि बोलना चाह रहा है कि वर्षा की ऋतु थी, पर्वत के प्रदेश में वर्षा की ऋतु थी, और जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपना जो वेश, अपना जो रूप है, वो पल पल हर थोड़ी देर में बदल रही थी। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे थोड़ी देर बारिश रुक जाती है, फिर एकदम से आ जाती है, फिर थोड़ी देर बिजली कड़कती है बहुत तेज़, और फिर बहुत तेज़ बारिश होती है, फिर वापस रुक जाती है। इस तरह से ये चलता रहता है। मतलब प्रकृति जो है वो अपना रूप थोड़ा बदलती रहती है थोड़ी देर में। मेखलाकार पर्वत अपार बहुत विशाल, जो मेखला के जो आकार का, करघनी के जो आकार का जो पर्वत है ना, जो माउंटेन है ना, वो अपने 100 पुष्प रूपी आँखों से फाड़ यानी कि देखना, ठीक है, ऐसे फैलाकर देख रहा है। फाड़ यानी कि फैलाकर देख रहा है। मतलब जो कवि है ना, जैसे माउंटेन्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल
माउंटेन होते हैं। माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें उगती हैं, जैसे कि ग्रास वगैरह उग जाती है, बहुत सारे फ्लावर्स उग जाते हैं। तो जो कवि है उनको जो फ्लावर्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, वो पर्वत की आँखों की तरह दिखाई देते हैं। जो कवि है उनको ऐसा लगता है कि जो ये पुष्प हैं ये किसके हैं, किसकी आँख है, ये पुष्प जो हैं ये पर्वत की आँख है। इसके लिए कवि क्या बोल रहा है कि ये अपने 100 पुष्प रूपी आँखों से देख रहा है अपने बड़े से आकार को, नीचे जल में निज महाकार, मतलब कि अपना जो बड़ा सा आकार है उसको जल में देख रहा है, पानी में देख रहा है। क्योंकि बारिश के टाइम पे हर जगह ऐसे तालाब जैसे बन जाते हैं छोटे छोटे, हर जगह जहाँ पर गड्ढे होते हैं वहाँ पे तो अक्सर पानी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर वो अपना बड़ा सा आकार देख रहा है, जिसके चरणों में मतलब लास्ट में जहाँ पे पहाड़ का लास्ट आ रहा होगा, जहाँ से पहाड़ स्टार्ट हो रहा होगा नीचे से, ठीक है। तो वहाँ से वो देख रहा है और दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके चरणों में पला ताल, यानी कि उसके चरणों में एक तालाब पल रहा है, मतलब एक तालाब बना हुआ है, बन चुका है। वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, आईने की तरह दिखाई दे रहा है, विशाल आईने की तरह वो विशाल सा ऐसा फैला हुआ है, जिस वजह से जो पर्वत है ना वो अपनी छाया को उसके अंदर देख पा रहा है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो कवि है उसने दर्पण आईने से क्यों इसकी तुलना की है, आईने से तुलना क्यों की है तालाब की, क्योंकि दोनों में हम हमारा प्रतिबिंब देख सकते हैं, प्रतिबिंब हमारा रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। भावार्थ, कवि कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु थी, प्रकृति पल पल अपना वेश या रूप बदलती है। पर्वत अपने बड़े से आकार को हजारों पुष्प रूपी आँखों से देख रहा है। वह बार बार अपने बड़े आकार को नीचे जल में देख रहा है। उसके चरणों में तालाब बना है जो कि आईना सा विशाल फैला हुआ है, आईने के प्रकार या फिर आईने की तरह विशाल सा फैला हुआ है। सेकेंड वन, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरिवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ये इसका सेकेंड वन हो गया। मद यानी मस्ती में, झाग फेन, झाग तो मैं पता ही है, बुलबुले उग जा जो बुलबुले बनते हैं उसको बोला जाता है। फेन, उर हृदय, उच्च आकांक्षा, उच्च मतलब ऊंचा, आकांक्षा मतलब इच्छा यानी ऊंचा उठने की कामना। तरुवर यानी पेड़, नीरव नभ, नीरव मतलब शांत और आकाश, नभ मतलब आकाश। अनिमेष यानी कि एकटक, चिंतित, चिंता पर यानी कि चिंतित, चिंता में डूबा हुआ। नाउ इसका प्रसंग एज इट इज़ चलेगा। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने झरने की विशेषता का वर्णन किया है। जो ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर जो है कवि पूरे झरने की बात करेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, गिरी का गौरव गा गा कर, मतलब गिरी यानी कि जो पहाड़ है उसका गौरव, उसका जो गौरव है उसको गा गा कर कौन उठ रहा है, उसको गा गा कर जो झरझर कर रहे हैं मद में, मतलब मस्ती में, अपनी नस नस में मस्ती से उत्तेजित होकर अपनी मस्ती उत्पन्न कर रहे हैं। कौन, जो झरने हैं वो, उनको और जो कवि हैं उनको झरने किस प्रकार दिखाई दे रहे, मोती की लड़ियों जैसे सुंदर दिखाई दे रहे। जब झरने बह रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि मोती की लड़ियाँ नीचे गिर रही है, क्योंकि पहाड़ से बहते हैं ना झरने, इसके लिए। तो और ये झाग से भरे हुए झरने झरझर करके बह रहे हैं, इनके आवाज़ें हैं झरझर करने की, ठीक है। फिर गिरिवर के उर यानी कि गिरिवर यानी जो पर्वत है उसके हृदय से उठ उठ के जो वृक्ष हैं, मतलब जो वृक्ष लगे हुए हैं किस पर, पहाड़ों पर, है ना। जब वे उग रहे हैं, जब वे ऊपर जा रहे हैं तो वो बड़ी बड़ी आकांक्षाएं लेकर जा रहे हैं, मतलब जितने बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे करके वे अपनी आकांक्षाओं की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऊंची ऊंची आकांक्षाएं लेकर जा रहे हैं। और वे झांक रहे हैं नीरव नभ पर। नीरव मतलब अभी हमने देखा नीरव यानी कि शांत आकाश में, वे शांति से आकाश में झांक रहे हैं, एकदम बिल्कुल एकटक, बिना किसी इधर उधर देखे, बिना कोई पलके झपकाए हुए कैसे झांक रहे हैं, एकटक झांक रहे हैं, जैसे कि वे कुछ
चिंतित हूँ। अब जो इनकी चिंता है ये किस वजह से, ये थर्ड वाले में पता पड़ेगी। भावार्थ, कवि कहते हैं कि झरना पहाड़ के गौरव को झरझर कर गा रहा है, मस्ती में नस नस से उत्तेजित कर रहा है। झाग से भरे हुए तालाब मोती की लड़ियों की तरह प्रतीत हो रहे हैं। पहाड़ के हृदय से ऊंची ऊंची आकांक्षाएं पेड़ से निकल रही हैं। पेड़ आकाश में शांति से झांक रहे हैं या फिर देख रहे हैं, एकटक स्थिर, मतलब बिना हिले डुले, कुछ चिंता में। थर्ड वन इज उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। थर्ड वन में उनकी चिंता क्या थी, उसका जो रीज़न है वो बताया जाएगा। पारद के पर यानी कि पारे के समान धवल और चमकीले पंख है ना, और बूदर यानी पहाड़, रवशेष सिर्फ आवाज़ रह जाना, और चारों तरफ शांति या फिर निस्तब्ध वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज़ कर जाना। जो झरना है उसमें से झरना दिखाई नहीं देगा अब इसमें, और बस आवाज़ सुनाई देगी। शाल एक पेड़ का नाम, एक वृक्ष का नाम, सभय भय के साथ में, ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर घूमना, इंद्रजाल यानी जादूगरी। पारद यानी कि बादल है, पारद का अर्थ है बादल। ओके, प्रसंग एज इट इज, संदर्भ यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पहाड़ पर बने पेड़ों की चिंता, पहाड़ पर बनी पेड़ों की चिंता का कारण बताया। ये जो लास्ट वाली है इसके अंदर पेड़ों की क्या चिंता थी उसका कारण बताया है, ठीक है। तो इसके अंदर कवि बोल रहा है, लो अचानक से बारिश आ चुकी है, अभी तो मतलब सिर्फ बादल छा रहे थे और ऐसा मौसम हो रहा था, मतलब जो पर्वत है वो अपने बड़े से आकार को देख रहा था, झरने बह रहे थे, और अचानक से वर्षा होने लगी, बहुत तेज़ वर्षा होने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी। और वर्षा ऐसी हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बादल है ना, बादल जो है वह अपने पंख, बादल के पंख लग गए हैं और फिर वो आसमान में उड़ गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जो झरने हैं उनके केवल आवाज़ रह गई है, जो कल कल बह रहे थे झरने, सिर्फ उनकी आवाज़ रह गई है, वे दिखाई नहीं दे रहे। और ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती पे आसमान टूट पड़ा हो, ठीक है। और जो धरा में धस गए सभी शाल, यानी कि डर के साथ में जो शाल के बड़े बड़े वृक्ष हैं वे डर के साथ में धरती में धस गए, क्योंकि वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके लिए कभी को ऐसा लगता है कि वो डर से धस गए, क्योंकि बहुत तेज़ वर्षा हो रही है। उठ रहा धुआं जल गया था। अब जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ी से, जब जहाँ पर तालाब बने होते हैं वहाँ पर भी बहुत तेज़ से बूंदें गिरती हैं। तो जब वो बूंदें गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि धुआं निकल रहा हो और आग लग गई हो, और जैसे धुआं निकल रहा हो। ये कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे धुआं निकल रहा हो। यूँ जलद यान में विचर विचर। अब कवि बता रहा है कि जो इंद्र है वो क्या कर रहे हैं, अब अपने उनका जो विमान है जिसके ऊपर वो बैठे हैं, उसमें वे उसके ऊपर बैठ के वे घूम कर इधर उधर घूम रहे हैं और पूरी तरह अपनी जादूगरी का खेल दिखा रहे हैं। मतलब थोड़ी देर वर्षा होती है, फिर बिजली कड़कती है बहुत तेज़, फिर वापस रुक जाती है, इस टाइप से। भावार्थ, कवि कहते हैं कि बादल उमड़ रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो पहाड़ आकाश में उड़कर अपने बादल रूपी पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। तालाब की केवल ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लग रहा है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। धरती में शाल यानी साल का पेड़ धंस गया है। तालाबों के ऊपर बादल उड़ रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाबों में से धुआं निकल रहा हो। बादल रूपी विमान में घूमते घूमते इंद्र जैसे जादूगरी का खेल खेल रहा था। एंड द पोएम इज़ ओवर यहाँ पर। सो इन 2025 में जो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला, सेट फर्स्ट मुझे मिला था। तो सेट फर्स्ट के अंदर इससे रिलेटेड पद आया था, ओनली इससे रिलेटेड इसकी जो पोएम थी सिर्फ वो आई थी, और उसके फिर आंसर्स करने रहते वो आया था। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टर्म में जो भी नेक्स्ट बैच है, नेक्स्ट जो 10th वाले बैच है, उनके लिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो वैसे नहीं लगता,
बट ये तो इजी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो नेचर से लिंक करके हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये बहुत इजी होता है। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।